सो हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आज 30 अगस्त है। सो सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एक्चुअल में ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कल जो आपका पेपर है, ठीक है, उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या रिवाइज़ कर कर जाना चाहिए और किस प्रकार से आपको वहाँ पर मैक्सिमम नंबर आपको आ सकें उस टाइप का परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो भी सीटी दे रहे हैं, और बने रहिए मेरे साथ रिज़ल्ट आने तक। मैं आपको रिज़ल्ट आने तक सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है, आई होप सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लिया होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जो है उसके अंदर आपको सिर्फ फ्रंट पेज भी आप अगर लेकर जाओगे तो वो सफिशिएंट है, आपको तीनों पेज लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें गाइडलाइंस भी आपने पढ़ी होगी, अगर गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है तो गाइडलाइंस से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो आपको बस वहाँ पर जो पूछा है, आपको जो बॉक्सेस है उसमें टिक नहीं करना है। सिर्फ एक बॉक्स जहाँ पर ऐसा लिखा है कि नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एनी पीपल हु इज़ कोविड-19 पॉजिटिव, उसको बस एक बार आपको टिक करना है कि मैं आप किसी भी ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव पीपल के पास नहीं थे। बाकी अगर आपको कोल्ड या फीवर हो भी तो अगर आप ठीक हो चुके हो तो आप टिक मत करिएगा, फालतू के झंझट नहीं लेकर जाना है। ठीक है, तो आप उसको, अगर आप ठीक हो चुके हो तो आप वहाँ पर अपनी ज़्यादा ऑनेस्ट मत बनिएगा। ठीक है, आपको टिक नहीं करना है वहाँ पर। साथ ही साथ आपको अपना जो लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो लगा कर जाना है घर से। साइन जो है आपको वहाँ पर जाकर करनी है, साइन आप घर पे नहीं करेंगे, वहाँ पर इन्विजिलेटर के सामने करनी है। एक फ़ोटो आप उस पे जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो वाली फ़ोटो पेस्ट करनी है, और साथ ही साथ एक फ़ोटो और आपको लेकर जाना है सेंटर तक। ठीक है, आपको एक जो फ़ोटो है उसको कहाँ तक लेकर जाना है, सेंटर पर लेकर जाना है। और मैं कहूँगा कि 2 फ़ोटोज़ सेंटर पे लेकर जाना। 2 इसीलिए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बाहर जो इन्विजिलेटर खड़ा होता है, जो चेकिंग करता है, वो भी आपकी एक फ़ोटो ले लेता है, और साथ ही साथ में जब आप अंदर जब पीसी पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे फ़ोटो लेने एक इन्विजिलेटर आता है आपकी, जब आपके वापस से साइन ली जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी वाटर बॉटल रख लेना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, आपका जो ब्लू पेन है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आप सैनिटाइज़र की बोतल भी रख सकते हैं। वैसे वो कंपलसरी नहीं है, बट ये अच्छा होगा कि सैनिटाइज़र की छोटी बोतल अपने साथ रखें। ठीक है, मास्क वहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है उनका खुद का, बट फिर भी आप अपनी तरफ से ऐसा मास्क लेके जाएँ जो कि अच्छा मास्क हो, वहाँ पर आपको रोके ना वो लोग, ताकि टाइम में देरी ना हो। सेंटर पर टाइम के पहले पहुँचने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर किस टाइप से अटेंड करना है। हाँ, तो सबसे पहले कि आपको जैसा पता है कि जिन बच्चों का मैथ्स है और जिन बच्चों का बायो में डिफरेंस यही है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो होगा, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा वो होगा कॉमन। ठीक है, अब इंग्लिश जो ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो कि या तो फिर आपको बहुत ही अच्छा आता होगा या तो आप बहुत ही वीक होगे। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल जब बात करें दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए, अगर आप उसको अपने अपने व्यू से देखेंगे तो आपको सबसे पहले यही लगेगा कि इंग्लिश आपको सबसे पहले करनी है। ठीक है, और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जो इंग्लिश है ना, अब देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता होगा। जो आपने एनटी ने जो ब्रोशर निकाला है उसमें एनटी ने ऐसा लिखा है कि उस बच्चे को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा जिसके मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे होंगे, और फिर केमिस्ट्री के बाद प्रेफरेंस दी जाएगी फिज़िक्स को। ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बाद जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो जाएगी ज़्यादा एज वाले लोगों को, जो लोग ड्रॉपर्स थे उन लोगों को। ठीक है, जब रैंकिंग आएगी तो उस हिसाब से हमको पेपर देना है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमको पता है कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, उसमें हमको फार्मूलेस कम अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पहले करना है इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश आपको बहुत फास्ट करना है, मतलब वन टाइम करना है, आपको सोचना नहीं है इंग्लिश के पीछे, आपको वन टाइम करना है, क्योंकि आपको पता है कि 75 क्वेश्चन हैं और सिर्फ 1.5 घंटे हैं। और आपको पता होगा कि JEE मेंस में क्या होता है कि 75 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे होते हैं, मतलब इसका डबल होता है। तो अगर आपको, जैसा कि अगर यहाँ पे लग रहा है कि आपको टाइम आधा है और क्वेश्चन उतना ही है, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा हरी अप। ठीक है, तो उसमें आपको हरी अप करना है, बट ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, भागना नहीं है, आपको समझना है दिमाग से। ठीक है, और सबसे पहले आपको मेरे सजेशन के हिसाब से करना चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश अटेम्प्ट करने के बाद आप उठा सकते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री। मैं जाना चाहूँगा फिज़िक्स के साथ, क्योंकि
फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अगर स्टार्टिंग में उठाएं तो उसकी जो फार्मूलेस हैं, उसके जो थ्योरी है, फिज़िक्स ऐसा है जो थ्योरी प्लस फार्मूले बेस दोनों कवर करता है, ठीक है। तो अगर आप उसको फिज़िक्स को उठाएंगे तो फिज़िक्स मुझे लगता है आपको जल्दी स्ट्राइक करेगी उस वक्त चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग टायर्ड नहीं हुए होते हैं। अगर आप देखो वहाँ पर बैठे बैठे क्या होता है, हम थकने लगते हैं, और हम थक जाने के बाद अगर टफ सब्जेक्ट उठा रहे हैं, थक जाने के बाद अगर हम टफ सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो वो फिर टफ सब्जेक्ट हमारे लिए डबल टफ हो जाता है। तो क्या होता है कि जो मॉडरेट सब्जेक्ट है, मतलब थोड़ा टफ और मॉडरेट के बीच में आता है फिज़िक्स, तो उसको सबसे पहले उठाइए, ताकि क्या होगा कि जो जो टफ लेवल है उसमें लगती है हम एटलीस्ट उतने मार्क्स तो उससे खींच लें, ठीक है। और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़कर फिर आगे चलिए। आगे चलने के बाद आपको बेसिकली बीच में लेना है केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में हमको अच्छा स्कोर करने की सोचना है। तो केमिस्ट्री को हमको ऐसा नहीं करना है कि हम लास्ट में करके बिल्कुल थक रहे हैं तो हम जो हमको आता है वो भी गलत करें। तो केमिस्ट्री को करना है हमें बीच में। तो केमिस्ट्री में क्या करना है कि सबसे पहले केमिस्ट्री को आपको टाइम कैसे मैनेज करना है मैं वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद आपको करना है केमिस्ट्री, और फिर आपको करना है लास्ट में मैथ्स में कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि एनटीए ने अभी तक जितने पेपर बनाए हैं इस साल, वो उसमें मैथ्स जो है वो क्वाइट हार्ड आ रही है, ठीक है, हार्ड आई है क्वाइट। मैंने जेई मेंस के बच्चों को देखा कि जहाँ पर था कि एनालिसिस के बाद कि जो जेई मेंस है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड आया, और उसमें कैलकुलेशन पार्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ट्रिक्स नहीं पता है तो। अगर आप स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या करना है अब आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि अब भले आप किसी भी सीक्वेंस में करें, बट आपको ऐसा सोच के चलना है कि केमिस्ट्री और इंग्लिश जो कि हमारा नॉर्मल थियोरेटिकल पोर्शन है, केमिस्ट्री और इंग्लिश आपको करनी है आधे घंटे में मिलाकर, ठीक है। मतलब आप 10 मिनट इंग्लिश में ले लो और उसके 10 मिनट 20 मिनट फिर केमिस्ट्री में ले लो, ठीक है। आपको पता है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से करना है, या 25 मिनट केमिस्ट्री में ले लो, 5 मिनट इंग्लिश में ले लो। मतलब आपको इस हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। मतलब आपको करना क्या है, इंग्लिश और केमिस्ट्री साथ में चलानी है, ठीक है। इंग्लिश और केमिस्ट्री साथ में चलाने के साथ साथ, ठीक है, उसके बाद आधे घंटे में करने के बाद आधा घंटा आपको पूरा देना है फिजिक्स को, और आधा घंटा पूरा देना है आपको मैथ्स को। अब अपने हाथ में एक वॉच पहन कर ज़रूर जाइए, एकदम नॉर्मल वाली, सिंपल वाली, और कोई वॉच वहाँ पर अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो आप वो पहन कर जाएँ ताकि आपको क्या हो कि वहाँ पर टाइम मैनेज करने में आसानी हो। सबसे मेन पॉइंट जो है वो लास्ट में आ रहा है कि आपको क्या ध्यान रखना है मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो हमको +4 मार्क्स मिलते थे एक सही करने पे, इस बार वो +4 नहीं, इस बार वो होंगे +3। तो आपको सही क्वेश्चन करने पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3। गलत करने पे आपके हो जा रहे हैं सीधे सीधे -1, ठीक है। वहाँ पर +4 और -1 होता तो ठीक भी लगता था। और आपको पता होगा कि इसके पहले ऐसा होता था कि +4 सही करने पे मिलते थे और 1/4 कटते थे। सोच लो 1/4 कटते थे, ठीक है। बट अब बहुत ज़्यादा हो गया ये डिफरेंस। अब आप गलत करोगे तो आपका बहुत नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इतने सारे सही कर दिए हैं तो एक गलत होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उनका कट ऑफ सपोज़ अगर 88 परसेंटाइल निकल गया जनरल वालों के लिए, और आप 87 परसेंटाइल पे हो, तो आपको एक एक नंबर बहुत पछताने पड़ेंगे। इसलिए सोच समझ के आपको नेगेटिव नहीं करने। अब बच्चे पूछ रहे थे कि कट ऑफ का क्या होगा, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे कि कट ऑफ की वीडियो क्या होगी। कट ऑफ के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, मतलब इसके बाद नेक्स्ट बनाऊंगा, आप एग्ज़ाम देके आ जाएंगे तो कट ऑफ के ऊपर। बट आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको जो स्कोर रखना है, अब आपको पता है कि परसेंट में नहीं आएगा स्कोर, आपका आएगा परसेंटाइल में। किस में आएगा स्कोर आपका, परसेंटाइल में। तो परसेंटाइल में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम जेई मेन से कंपेयर करें तो जेई मेंस में अगर 41 मार्क्स के ऊपर आपका आता था, 41 मार्क्स के ऊपर, आप टेबल देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके, जब 41 मार्क्स के ऊपर आपके जैसे नंबर बढ़ते थे तो आप 80 परसेंटाइल के अबव चल जाते थे। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने मार्क्स पर आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको भागना नहीं है मार्क्स के पीछे। आप अगर मतलब आप मतलब उसको बोलते हैं ना कि आप कितना उसको मैक्सिमम मार्क्स रख पाओगे बिना गलती करे, वो चीज़ आपको टॉपर बनाएगी, ठीक है। अगर आप 100 मार्क्स यहाँ पर ले आते हो तो 100 मार्क्स में आप सोच नहीं सकते आप कितनी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। मतलब जो कट ऑफ निकलेगा उसके ऊपर आपकी परसेंटाइल लगभग आ जाएगी। वो कंपटीशन अगर ज़्यादा रहा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप रिस्क ना लेकर इस 100 को बढ़ाइए। और बट 100, अब आप सोच के देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही करे, है ना, केमिस्ट्री के आपने सारे क्वेश्चन सही करे सपोज़, तो कितने 20 मार्क्स, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। 23 जा कितना हुआ, 60। तो सोचिए आपने पूरा केमिस्ट्री सही किया फिर भी सिर्फ 60 नंबर मिले आपको। बट वो 60 नंबर बोलने में कम लग रहे हैं, बट उससे परसेंटाइल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको भले सब में आपको वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मिस्टेक्स होगी, ज़रूर होगी, है ना। अगर मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा है जो लगभग एकदम प्रो ही हो, क्योंकि अगर वो प्रो होता ही तो वो एडवांस देने जाता, क्यों आता है सीटी देने, ठीक है। ये लगभग एवरेज बच्चे जो होते हैं, जो एवरेज से अच्छा पढ़ने वाले एवरेज बच्चे जो होते हैं वो लोग ज़्यादातर देते हैं, ठीक है। तो
क्या होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्क्स के पीछे भागना नहीं है। अगर आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि गलत है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको क्या लगाना है जिसमें आप एकदम श्योर हो या थोड़ा सा श्योर हो या फिर एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकते हो कि हाँ ये होगा, यही होगा लग रहा है आपको, तो आप सिर्फ उसी पे रिस्क लीजिए। उसके अलावा आप किसी पे भी रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको माइनस मार्किंग के पीछे नहीं भागना है। आपको जो देखना है वो अपने प्लस मार्क्स देखने हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने 3 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको 3 क्वेश्चन सही किया और आपके नंबर आ जाएंगे 3 3 जा 9, ठीक है। बट अगर हमने उसके बाद अगर गलत कर दिए 3 तो नंबर बचेंगे सिर्फ 6, और आपको पता नहीं होगा कि 6 नंबर और 9 नंबर से कितने पे ज़्यादा परसेंटाइल का फ़र्क पड़ता है। ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए परसेंटाइल के फॉर्म में आंसर दे रही है एनटीए, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, कम गलतियाँ करनी पड़ेगी। और फिर भले क्वेश्चन नंबर कम करो, आप चाहो तो सिर्फ कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, 75 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। आपको पता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, सिर्फ 30 क्वेश्चन। उसमें से शायद उसके 28 या ऐसे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे और उसके परसेंटाइल 85 के अलग समथिंग बने थे, 85 के भी अबोव ही बने थे, सोच सकते हो आप। तो उस अकॉर्डिंग आप कितना अच्छे से अपने उसको मैनेज कर सकते हो। तो आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं और इतना टाइम कम इसीलिए रखा है क्योंकि वो बच्चे की एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि वो हड़बड़ाता है क्या करता है, वो सब चीज़ इन्विजिलेटर चेक करना चाहता है और एनटीए की तो एक खासियत है, ठीक है। इसलिए टाइम भी इस बार कम कर दिया गया है, तो आपको उस हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करना है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आगे मैं कट ऑफ और आपकी हर चीज़ की प्रोसीजर जो काउंसलिंग होगी उसकी वीडियोज़ बनाते रहूँगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा और रात में जाइएगा अपने फॉर्मूलेज रिवाइज़ करके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।